हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग सीए इंटरमीडिएट की जो आपकी 2025 में मई 2025 में एग्ज़ाम होने वाली है, उसी के लिए ऑडिटिंग एंड एथिक्स का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। हम लोग स्टडी मटेरियल रेफ़र करने वाले हैं हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, ठीक है। तो आपको दो पार्ट्स में मॉड्यूल मिलेगा, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, ठीक है जी। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के ऊपर आपका स्टडी मटेरियल जो 2025 के लिए एप्लीकेबल है वो इंस्टीट्यूट ने अपलोड कर दिया है। आपको मॉड्यूल रेफर करना है जुलाई 2024 वाला एडिशन। ये आपके मई एंड नवंबर 2025 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन, इसका क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने उनकी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिया है और वही लेटेस्ट स्टडी मटेरियल हम लोग आपकी रिवीजन के लिए रेफर करने वाले हैं। उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके इंडेक्स में। ये आ गया हमारा कंटेंट्स का इंडेक्स। तो कुल मिलाकर आपको दो मॉड्यूल है मित्रों, मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2। कुल मिलाकर आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में 11 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ऑडिटिंग एंड एथिक्स के 11 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। चैप्टर नंबर 2 है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। चैप्टर नंबर 3 है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर नंबर 4 है ऑडिट एविडेंस। चैप्टर नंबर 5 है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मॉड्यूल नंबर 2 में चैप्टर नंबर 6 है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू। चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट। चैप्टर नंबर 9 स्पेशल फीचर्स ऑफ different type of entities, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। चैप्टर नंबर 10 है आपका ऑडिट ऑफ बैंक्स। चैप्टर नंबर 11 है आपका एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। तो मैंने आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए हम लोगों ने ये सारे 11 के 11 चैप्टर्स के नाम पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वन बाय वन सारे चैप्टर्स का जितना भी टेक्स्ट है आपके स्टडी मटेरियल में उसको रिवाइज करने वाले हैं। अब ये वाला जो बैच है इसमें मैं केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ, यानी कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, उसके नीचे आएगा आपका ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं फिर आएंगे आपके टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है या फिर इलिस्ट्रेशंस है या फिर जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जो एमसीक्यूज दिए रहेंगे, वो हम इस रिवीजन में कवर अप नहीं करने वाले। हम लोग केवल और केवल फोकस करने वाले हैं आपके कॉन्सेप्ट्स वाले रिवीजन के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसा कि टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, तो इसको पूरा रिवाइज करेंगे। उसके बाद में टॉपिक नंबर 2 है ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, इसको पूरा रिवाइज करेंगे। सो दिस बैच विल कवर अप योर एंटायर कॉन्सेप्ट्स रिवीजन। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई है। अब हमारा सबसे पहला चैप्टर कौन सा है रिवीजन शुरू करने के लिए 2025 के लिए? चैप्टर नंबर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो यही से हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमें कितनी बातें पढ़नी है वो सबसे पहले देखते हैं। रट्टा मार लेना, चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। टॉपिक नंबर 2 में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। चैप्टर नहीं, टॉपिक नंबर 3 में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। टॉपिक नंबर 4 इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। नंबर 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। नंबर 6 स्कोप ऑफ ऑडिट। यानी यहाँ पर हम दो बातें पढ़ने वाले। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में थोड़ा सा झोल है। स्कोप ऑफ ऑडिट में एक्चुअली दो टॉपिक है। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स एंड व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा नंबरिंग में, इंडेक्स में और एक्चुअल स्टडी मटेरियल में वो नंबरिंग में थोड़ा सा झोल हो गया है। लेकिन टॉपिक नंबर 6 में आपके दो सब टॉपिक्स है। 6.1 आपका रहेगा स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स, यानी ऑडिट में क्या इंक्लूड किया जाता है। टॉपिक नंबर 2 आपका रहेगा 6.2 स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। ये क्लैरिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। टॉपिक नंबर 7 हमें रिवाइज करना है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। टॉपिक नंबर 8 व्हाट इज एन एंगेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में। टॉपिक नंबर 9 बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज नीडेड। टॉपिक नंबर 10 ऑडिट
मैंडेटरी और वॉलेंटरी। टॉपिक नंबर 11, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। टॉपिक नंबर 12, टू हुम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर। टॉपिक नंबर 13, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें हमें कुल मिलाकर 3 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। 13.1 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, 13.2 मीनिंग ऑफ रिव्यू, ऑडिट वर्सेस रिव्यू, 13.3 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, टॉपिक नंबर 14 क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर एंड टॉपिक नंबर 15 एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड ओवरव्यू। और टॉपिक नंबर 15 के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। टॉपिक नंबर 15 में कुल मिलाकर जैसा कि आप देख रहे हो हमें 7 सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। 15.1 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, 15.2 स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, 15.3 स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, 15.4 स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, 15.5 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, 15.6 व्हाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड, 15.7 ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे नज़र रखोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, ऑडिटिंग, रिव्यू एंगेजमेंट्स, एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विसेज, क्वालिटी कंट्रोल। 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स आपके सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के सिलेबस में कवर होते हैं। कौन से है वो? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नंबर 1, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट नंबर 2, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट नंबर 3, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज नंबर 4। अब यहाँ पर एक मैं बात आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये 4 जो स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड्स आपके प्रोफेशनल सर्विसेज को अप्लाई होते हैं। यानी कि आपकी प्रोफेशनल सर्विस क्या हो गई? अगर आप ऑडिटिंग की सर्विस दे रहे हो तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करोगे। अगर आप रिव्यू एंगेजमेंट का काम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप एश्योरेंस एंगेजमेंट्स का काम कर रहे हो, एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो किसी को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप कोई रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में दिया है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में आता है, इंक्लूड होता है, जहां पर आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज फॉलो करने पड़ेंगे। 4 स्टैंडर्ड्स है जो टारगेट करते हैं जो हम प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस एरिया को। 5वां स्टैंडर्ड आपका आता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये क्वालिटी कंट्रोल वाला जो स्टैंडर्ड है ये आपकी फर्म को अप्लाई होता है। यानी जो सीए फर्म होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका स्टेटस कुछ भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ऐसा लीगल स्टेटस उसका कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये हमारी सीए फर्म इन चारों में से अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है या फिर ये चारों सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फिर भी उसे हमेशा स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल यानी एसक्यूसी को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब सीए फर्म्स के लिए स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल इज मैंडेटरी। इसमें से आप कोई भी काम करोगे, तो अगर आप ऑडिटिंग का काम करते हो तो एसक्यूसी प्लस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप रिव्यू एंगेजमेंट का काम करते हो तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट प्लस एसक्यूसी। अगर आप ये चारों सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो एसक्यूसी प्लस ये चारों स्टैंडर्ड्स। तो जिस तरीके का काम आप करते हो उस तरीके के स्टैंडर्ड्स आपको मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे। ये आपका टॉपिक नंबर 15 आपको बताएगा। ठीक है, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। कितने स्टैंडर्ड्स है आपके पास? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद आपको इन स्टैंडर्ड्स का ओवरव्यू देने के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड? इन स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों है, इनका पर्पस क्या है, ये आपको यहाँ पर बताएगा। एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। ड्यूटीज किसकी? तो मेरे और आपके जैसे सीए प्रोफेशनल्स की। हमें एज अ मेंबर ऑफ द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरीली फॉलो करना होता है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको कुल मिलाकर ऐसे 15 टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब हम क्या करेंगे, रिवीजन के वक्त 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और ढंग से, प्यार से, शांति से, धीरज के साथ सारे के सारे टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। ये हमारा मॉड्यूस ऑपरेंडी जो है, इस तरीके की ये हमारी जो प्रोसेस है, ये हम हर एक चैप्टर के लिए फॉलो करने वाले हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ हमारे चैप्टर नंबर 1 में। हमारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कैसे दिखता है तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मित्रों आपके नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। यानी हमारा एक प्रोफेशनल सर्विस है, एक अरीना है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जिसे हम कहते हैं ऑडिट। अब ये जो ऑडिट है ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस से रिलेटेड 3 एस्पेक्ट्स को हमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। ऑडिट एक प्रोसेस है, एक प्रोफेशनल सर्विस है। इस ऑडिट से रिलेटेड
ऑडिट का इस प्रोसेस का नेचर क्या है, इस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इस प्रोसेस का स्कोप क्या है। ऐसी 3 बातें हमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने को मिलने वाली है और इसीलिए चैप्टर नंबर 1 का नाम यहां पर दिया हुआ है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द प्रोसेस नोन एज ऑडिट। लर्निंग आउटकम्स आप खुद से पढ़ लेना, उसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इंडेक्स पढ़ लिया है। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपके चैप्टर को रिप्रेजेंट करती है, आप इसे प्यार से पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। अब आपका एक छोटा सा बॉक्स आता है, उस बॉक्स में एक छोटा सा सिनेरियो बेस्ड बात आपको बताई गई है। तो हम क्या करेंगे, उस बॉक्स में दी गई इंफॉर्मेशन को भी हम हर एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब ये वाला जो कंटेंट है ये आपको इस कंटेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल या नॉलेज बेस ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ताकि आपके जो केस स्टडी बेस्ड आंसर्स है, जहाँ आपके जो लंबे लंबे एमसीक्यूज होते हैं, उनको आपको सॉल्व करने की टेक्निक इस रीडिंग से मिलने वाली है। अभी आपको लगेगा कि ये कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है, इसको रिवाइज नहीं करते, लेकिन आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको पढ़ने की, रीड करने की आदत रखनी पड़ेगी। रीड करते करते एनालिसिस करो, की पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्रिएट होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप लोग रीडिंग की आदत लगाओगे, एनालिसिस की आदत लगाओगे, आपको मदद होने वाली है आपके 3 घंटे के पेपर में। आपका माइंड जो है वो हैबिचुअल हो जाएगा, उसे प्रैक्टिस हो जाएगी। कंटेंट को पढ़ो, कंटेंट का उस कंटेंट में क्या सवाल है, कौन से की पॉइंट्स है, एक्यूरेट आंसर क्या है। तो आपके माइंड को अभी दिस इज आवर नेट प्रैक्टिस, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, ताकि उन 3 घंटे में जाके हम लोग सही तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। हमारा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, तीनों लेवल पे केवल एक ही एम है, हमें ट्रेनिंग सही तरीके से करनी है, हमें प्रैक्टिस सही तरीके से करनी है, हमें माइंड को ट्रेन करना है ताकि हमें हमारी मेमोरी शार्प हो जाए और सवाल पढ़ने के बाद तुरंत ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आंसर जनरेट हो जाए और हम पेपर में एक भी सेकंड वेस्ट किए बगैर हमारा हाथ प्रॉपरली, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन काम करना चाहिए और आंसर जनरेट होना चाहिए। अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए, कोई भी खाड़ा खुड़ी खराबी पेपर में नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज योर प्रैक्टिस। इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको टेस्ट सीरीज का पेपर देना है। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन सीए एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट सीरीज इज योर प्रैक्टिस मैच। प्रैक्टिस मैच में आपको क्या करना है, परफॉर्म करने की प्रैक्टिस करनी है। सवाल जवाब 3 घंटे में प्रॉपरली 120 मार्क का पेपर आपको सॉल्व करना है, बेसिकली 100 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद सवाल किसी भी प्रकार का आए, लेकिन टेस्ट सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है कि आपने कितना एक्यूरेटली आंसर लिखा, इसका जजमेंट आपको लाना है। ये 10वीं 12वीं की एग्जाम नहीं है कि जो गाइड में आएगा, जो टेस्ट सीरीज में आएगा, जो बाकी चीज़ों में आएगा वही आपको पेपर में आएगा। दिस इज़ अ प्रोफेशनल एग्जाम, यहाँ पर ऐसी चीज़ें अप्लाई नहीं होती है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज आपको केवल प्रैक्टिस के लिए लानी है। आपको लिखने की आदत चाहिए, आपके माइंड को सोचने की आदत चाहिए, 3 घंटा वहाँ पे शांति से बैठने की आदत चाहिए और पेशेंस डेवलप करने की आदत चाहिए। सो टेस्ट सीरीज इज वैल्यूएबल फॉर यू एट सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, लेकिन उसका पर्पस चेंज हो जाता है इन प्रोफेशनल एग्जाम्स। 10वीं 11वीं 12वीं की एग्जाम्स में टेस्ट सीरीज का फोकस अलग होता है, ठीक है मित्रों। ये बेसिक बात मैंने आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर दी है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं हमारा रिवीजन। समीर, अ यंग सीए एस्पायरेंट, यानी आपके जैसा कोई बंदा है, takes interest in events happening around him. Business and financial dealings of corporate world interest him very much. He regularly reads a newspaper publishing mainly business and economic news. He also keeps track of particularly such news on social media handles. Basically एक समीर नाम का बंदा है, जैसे मैं और आप है वैसे ही एक सीए एस्पायरेंट है और उसे बेसिकली बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की जो न्यूज़ होती है उसमें उसे इंटरेस्ट होता है। अब वो न्यूज़ कहाँ से गैदर करता है, तो अब आपके अलग अलग पोर्शंस होते हैं। न्यूज़पेपर होता है, आपका प्रिंट मीडिया होता है, आप ग्रुप डिस्कशंस होते हैं आपके दोस्तों में, उसके बाद में आपका इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती है। तो ऐसी अलग अलग जगह से जो रिलेटेड न्यूज़ है बिजनेस और इंडस्ट्री से, उसमें उसे इंटरेस्ट है। तो पहला पैराग्राफ आपके समीर का एक जनरल डिस्क्रिप्शन देता है, उसका एकेडमिक इंटरेस्ट कौन से एरिया में उसको क्लैरिफाई करता है और उसके सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में क्लैरिफाई करता है। ड्यूरिंग लास्ट 1 year or so, he has seen audited financial results of many companies
लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस बीइंग पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पढ़ता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है पब्लिश कर देते हैं, वहाँ से उसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पढ़ना शुरू किया। एंड he also visited websites of some companies to go through their annual reports. The annual reports, also inter alia, contained ऑडिट रिपोर्ट साइंड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज ऑडिटर्स ऑफ कंपनीज। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली आपको इंडस्ट्री से इंट्रोडक्शन करा रहा है, ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट है, उसकी लाइफ कैसी होती है, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से होते हैं, और यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करते हैं कि भाई समीर है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता था ताकि उसे ऑडिट के बारे में समझ में आ जाए। तो आपके लिए क्या होता है, एक पैरेलल गाइडेंस है। यहाँ पर समीर की जगह पर आप खुद को इमेजिन कर सकते हो। फिर आप भी क्या कर सकते हो, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ मेनी कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, उनकी वेबसाइट के ऊपर शेयर होल्डर्स के लिए सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, आप भी जाकर देख सकते हो। तो दिस इज इन अ सजेस्टिव मैनर कि एज एन ऑडिटिंग एंड एथिक्स स्टूडेंट्स आपको क्या करना चाहिए, कैसे रिसोर्सेज डेवलप करना चाहिए। तो ये उस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ड्यूरिंग लास्ट 1 year or so, he has seen audited financial results of many companies listed on stock exchanges being published in newspaper. He also visited websites of some companies to go through their annual reports. The annual reports, also inter alia, contained ऑडिट रिपोर्ट्स साइंड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज ऑडिटर्स ऑफ कंपनीज। तो आपको बेसिकली हमारे प्रोफेशन से इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। उसके बाद he was also eagerly tracking financial results of an IT company. The annual audited results of a company were declared on Friday evening. However, shares of the company took a beating on Monday as soon as markets open. अब यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। However, शेयर्स ऑफ द कंपनी टू का बीटिंग ऑन मंडे एज सुन एज मार्केट्स ओपन। तो भाई साहब ये हमारे जो समीर थे, एक आईटी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ट्रैक कर रहे थे। फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे इवनिंग को फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश किए गए एंड फ्राइडे सैटरडे संडे मार्केट को छुट्टी होती है। फिर मंडे पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो उस कंपनी के शेयर धड़ाम से नीचे गिरे, यानी टू का बीटिंग ऑन मंडे। क्यूरियोसिटी लेड हिम टू फाइंड द रीजन फॉर सच एन एडवर्स मार्केट रिएक्शन। तो ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश होने के बाद शेयर्स डाउन हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, एडवर्स मार्केट रिएक्शन। तो मार्केट ने एडवर्सली रिएक्ट क्यों किया? नेचुरली अगर कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल रिजल्ट्स किसी कंपनी के ट्रैक करता है तो नेचुरल क्यूरियोसिटी आएगी कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया कि इस कंपनी के शेयर नीचे आ गए। Curiosity led him to find the reason for such an adverse market reaction. He got to know that the audited profits of company were below market expectations and auditors had remarked adversely on some matters which was not taken kindly by the markets. तो जैसा कि समीर फाइनेंशियल रिजल्ट्स का ट्रैकिंग कर रहा था वैसे ही मार्केट में और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो जैसे ही फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश हुए, लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी, ऑडिटर का ओपिनियन देखा और वैसे ही ऑडिटर ने भी कुछ एडवर्स ओपिनियन अपने ऑडिट रिपोर्ट में यानी नेगेटिव ओपिनियन दिया था, उसकी वजह से शेयर्स डाउन हो गए। तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन कराया गया है कि भाई साहब ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है, ऑडिटर के ओपिनियन के साथ आपको इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। One of his uncles was expanding business and needed funds to meet business expansion requirements. Anticipating urgent financial needs, he approached a bank. Credit officer of bank requested for audited financial statement of past years of business to consider his loan application. He was also thinking that companies must be paying taxes on profits shown in their audited financial statements. A few months back, he was reading a news report pointing out substantial increase in direct tax collection of government as highlighted in union budget. अब यहाँ पे अलग अलग समीर जो है एक सीए स्टूडेंट है, उसके लाइफ के अलग अलग पड़ाव, अलग अलग पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। सबसे पहले क्या बताया गया कि भाई साहब हमारे समीर भाई साहब का इंटरेस्ट क्या है, तो बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज़ के रिसोर्सेस आपको बताए गए। उसके बाद में क्या हो गया भाई साहब की न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है ना, एनुअल रिपोर्ट से आपको इंट्रोडक्शन करा गया। तीसरा पैराग्राफ क्या किया भाई साहब, फाइनेंशियल
स्टेटमेंट्स ऑफ आईटी कंपनीज। आईटी कंपनी कहाँ पे लिस्टेड थी? स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड थी। स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड थी इसीलिए क्या हो गया, शेयर्स खरीदे, और बेसिकली शेयर्स का ट्रेडिंग होता है स्टॉक मार्केट पे। तो यहाँ पर आपको एक एक एस्पेक्ट जहाँ पर भी ऑडिटिंग एंड एथिक्स ये सब्जेक्ट रिलेवेंट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स आपको इस केस स्टडी में बताए जा रहे हैं। फिर क्या बताया भाई साहब, उसका एक अंकल है, समीर भाई साहब के एक अंकल है जिन्हें बिजनेस एक्सपांशन करना है। बिजनेस एक्सपांशन के लिए उन्हें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत थी, तो वर्किंग कैपिटल हासिल करने के लिए वो बैंक में जाते हैं। बैंक का जो क्रेडिट ऑफिसर है वो क्या बोलता है, भाई साहब आप एक काम करो, आपके बिजनेस के पिछले साल के जितने भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है वो लेके आओ। बेसिकली 3-4-5 साल के मांगते हैं, लेकिन आपके पास जितने आप लेके आओ, फिर देखते हैं लोन का किस तरीके से काम होगा। फिर हमारे भाई साहब को एक बात ध्यान में आ गई कि ये जो बिजनेस एंटिटीज़ होती है ये प्रॉफिट कमाती है, और प्रॉफिट अगर आप इनकम अगर आपका होता है तो उसको और इनकम टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, करेक्ट, जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा। तो समीर भाई साहब का इंट्रोडक्शन यहाँ पर टैक्सेशन रेजिम्स के साथ भी होता है। उसके बाद उनको ये भी पता चला कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स द बिजनेसेस आर अर्निंग गुड प्रॉफिट, और वो जेन्युइनली टैक्स का पेमेंट भी कर रहे हैं। फिर higher taxes paid by companies on basis of audited results may have been a significant contributing factor of such increase in direct tax collections. He thought in his mind. He was wondering upon enormous responsibility of auditors in this regard. He kept on pondering over significant role of auditors in the economy and nation building. तो basically इस बॉक्स में समीर का एग्जाम्पल लेके आप लोगों को क्या बताने की कोशिश की गई है कि भाई साहब सोसाइटी में ऑडिटर्स का रोल क्या है। सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ऑडिटर्स इन इकोनॉमी एंड नेशन बिल्डिंग। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम जब ऑडिटिंग की सर्विसेज देती है तो हमारे इकोनॉमी के लिए, नेशन की इकोनॉमी के लिए एंड नेशन बिल्डिंग के लिए एक ऑडिटर एज अ प्रोफेशनल बहुत वैल्यूएबल पर्सन होता है। ये बेसिकली आपको इस पूरे केस स्टडी से बताने की कोशिश की गई है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने हमारा टॉपिक नंबर 1 बनाया है जो कि है इंट्रोडक्शन। इसमें क्या चीज बताई गई है, वॉट डू सच रियल लाइफ सिचुएशंस हाईलाइट, यानी समीर को एग्जाम्पल बना के, समीर को एक कॉन्ड्यूइट बना के, एक व्हीकल बना के आपको रियल लाइफ सिचुएशंस को डेपिक्ट किया गया है आपके सामने। वॉट डू सच रियल लाइफ सिचुएशंस हाईलाइट, रियल लाइफ सिचुएशंस मतलब क्या, आईटी कंपनी, स्टॉक मार्केट, शेयर्स का नीचे जाना, उसके अंकल को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होना, प्रॉफिट कलेक्शन, इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेशन, ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ सिनेरियोस बताए गए। Such instances underline importance of auditing in today's complex business environment. तो सारे के सारे डिस्कशन का उनका एक ही फोकस था, importance of auditing in today's complex business environment. ऑडिटिंग ये प्रोफेशन कितना रिलेवेंट है ये बताने की आपको कोशिश की गई है। Be it investors desirous of investing money in companies, shareholders anxious to know financial position of companies they have invested in, banks or financial institutions willing to lend funds to creditworthy organizations, governments desirous of collecting taxes from trade and industry in accordance with applicable laws, trade unions negotiating with corporate management for better wages, or insurance companies wanting to settle property claims caused by fire or other disasters. Range of diverse users in equally diverse fields रिलाय अपॉन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर आपको इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स बताने की कोशिश की गई है। कौन से स्टेक होल्डर्स है भाई साहब, इन्वेस्टर्स है, उसके बाद में शेयर होल्डर्स है। इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स का क्या मतलब होता है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसी के बेसिस के ऊपर पैसा लगाया जाता है। उसके बाद में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको क्या होता है भाई साहब, हमने जो लोन पे पैसा दिया है उसका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रिकवर होगा कि नहीं। उसके बाद में गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट को चाहिए होता है कि बिजनेसेस ग्रो करे, इकोनॉमी ग्रो करे, टैक्स का कलेक्शन होते रहे, टैक्स का कलेक्शन आने के बाद प्रॉपरली सोशल वेलफेयर स्कीम्स प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस नेशनल सिक्योरिटी, ऐसे सारे के सारे एरियाज में प्रॉपरली गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है टैक्स पेयर्स का पैसा, इसीलिए गवर्नमेंट को टैक्सेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद में
जो ट्रेड यूनियंस होती है जैसे लेबर यूनियन वगैरह होती है, तो उनको क्या चाहिए होता है, भाई साहब आपकी कंपनी तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, तो हमारे वेजेस भी बढ़ाओ, हमें भी सैलरी बढ़ाओ, है ना। उसके बाद में जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, अगर उसको कोई क्लेम सेटल करना है, तो क्लेम सेटल करने के लिए क्या लगेगा, एक ऑथेंटिकेटेड डेटा लगेगा। डेटा ऑथेंटिकेटेड है, प्रॉपर है, जेन्युइन है, ये किससे साबित होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अगर उसमें सिग्नेचर है, तो वो सिग्निफाई करता है कि इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रॉपरली वेरीफाई किया है कि ये उसकी एसेट थी, ड्यू टू एनी एक्सीडेंटल फायर और एनी कॉज उसमें डैमेज हुआ है और उसका इतना इंश्योरेंस क्लेम बनता है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको रियल लाइफ सिचुएशंस बता के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो बताने की कोशिश की गई है। कैन यू फिगर आउट रीजंस बिहाइंड सच रिलायंस। अब ये इतने सारे लोग हम जैसे प्रोफेशनल्स के साइन किए हुए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्यों रिलाय करते हैं, क्यों भरोसा रखते हैं, क्या आपने ये कभी सोचा है क्या? It is due to the fact that audited financial statements provide confidence to users of financial statements. Audited financial statements provide assurance. ये सबसे मेन वर्ड होता है आपका assurance. आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आने वाले समय में objectives of audit, definition of audit, इन सारी चीज़ों में आपको assurance इस टर्म का important meaning सीखना है, रिवाइज करना है। Audited financial statements provide assurance to users who may take their decisions on the basis of such audited financial statements. Herein lies the importance of auditing. तो ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंस कहाँ पे रखता है भाई साहब, एश्योरेंस के ऊपर रखता है। यूजर्स एश्योर्ड होते हैं कि हाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वेरीफाई किया है, प्रॉपरली किया, सब चेक किया है और साइन की है, इसका मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू यहाँ पर डिपिक्ट हो रहा है, किसी प्रकार का कोई मिसस्टेटमेंट या एरर मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर या फ्रॉड इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है। ये सारी बातें डिपिक्ट करता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। You can very well understand how significant is role of auditing profession and auditors in modern world involving multitude of economic activities being carried out in equally dynamic and legal regulatory environments. Here comes a vital question. What do we mean by auditing? What is its nature and scope? What it includes and what it does not? What are its limitations? We shall try to find out आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस इन सक्सीडिंग पैराग्राफ्स। तो यहाँ पर आपका दो टॉपिक मिला के एक टॉपिक कंक्लूड किया गया। बेसिकली आपको रियल लाइफ सिचुएशंस बताई गई है, समीर की केस स्टडी यूज करके उन रियल लाइफ सिचुएशंस को फिर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पोर्शन में कवर किया गया है। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपको बताया गया कि इंडस्ट्री में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करने वाले बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करने वाले कौन से लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसके बाद में ट्रेड यूनियंस होती है और इंश्योरेंस कंपनीज होती है। तो ऐसे डाइवर्स यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उन्हें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड एश्योरेंस टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली आगे हमारे दिमाग में सवाल आने चाहिए कि भाई साहब ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, ऑडिटिंग में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड की जाती है, क्या ऑडिटिंग एक परफेक्ट प्रोसेस है या उसमें कुछ फ्लॉज है, कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब हमें चैप्टर नंबर 1 में मिलने वाला है। और इन सवालों को जनरेट करने से पहले आपके दिमाग में ऑडिट इस सब्जेक्ट की आइडिया डालने के लिए आप लोगों को ये केस स्टडी और इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन दिया गया है, और यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जो रिवीजन था वो कंप्लीट होता है। जो चीज़ें मुझे आपको बतानी थी इस पोर्शन की वो हमने रीड की, उनको मैंने बताया है आपको, और सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ हमने कंक्लूड की है। अब अगला जो रिवीजन वीडियो आएगा उसमें हम एक और टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं जो है आपका ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए और सही तरीके से अपने स्टडी मटेरियल को यूज़ करिए। यूट्यूब के ऊपर जो फ्री रिसोर्सेस है, चाहे मेरे चैनल पे हो चाहे किसी और चैनल पे हो, जो आपको ठीक लगता है उन्हें फॉलो करिए और वहाँ से पढ़िए और खुद को एक वैल्यूएबल प्रोफेशनल में ग्रूम करिए। दिस इज़ एन इवॉल्विंग प्रोसेस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को ग्रूम करना पड़ेगा। आपकी जो लैंग्वेज होती है मोस्ट प्रोबेबली इन जनरल अगर आप नॉर्थ साइड में काम करते हो तो हिंदी प्लस इंग्लिश आपको आनी चाहिए।
प्लस अगर आप साउथ साइड में काम करने वाले हो, अगर साउथ साइड की मेट्रो सिटीज़ में आप काम करोगे जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद, तो आपको इंग्लिश प्लस वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज इनका नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली एक प्रोफेशनल के लिए आपकी जो रीजन में आप काम करते हो वहाँ की बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, प्लस इंग्लिश, प्लस आपकी जो मदर टंग है वो तो आपको अच्छे से आती ही है। तो एज अ प्रोफेशनल आपको एक कम्युनिकेशन भी डेवलप करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन डेवलप कैसे होगा? अंग्रेजी पढ़ो, उसको इंटरप्रेट करो, समझो, और जितना हो सके प्रैक्टिकल लाइफ में उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को यूज़ करने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें, आपके पास वो स्किल कैपेसिटी डेवलप होते चले जाएगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर ज़रूर करिए।